अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरी बात यह है कि आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट होते हैं उनमें भी यहाँ से इंटीग्रल वाले जो क्वेश्चंस हैं एंड डेरिवेटिव वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 6 को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 3 को नहीं किया हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले चैप्टर 3 को कर लें, क्योंकि उसी के फॉर्मूलाज इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी बुक केपी के बुक पेज नंबर 144 एंड 145 पे जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उनको अच्छे से कर लेना है प्रिपेयर। ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं और आपको ये आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। उनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, एक ही पेज पे लिखे हुए हैं, 2 पेजों पे लिखे हुए हैं बेसिकली सारे फॉर्मूलाज, तो आप लोगों ने इनको एक ही जगह से सही से याद कर लेना है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, बाकी और कोई नए फार्मूले नहीं होंगे, बस पिछले फार्मूले यूज़ होंगे और यही जो आपके पेज नंबर 144 एंड 145 पे जो फार्मूलाज है वही यूज़ होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडिफाइंड इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दिया हुआ है, तो हम लोग बाउंड है, अब हम लोग यही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल को हम लोग बाय पार्ट्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें ए पार्ट गिवन है, इंटीग्रल ऑफ 6 ई रेज़ टू पावर 6 टी डी टी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस टर्म को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका डेरिवेटिव आप लोगों के पास क्वेश्चन में मौजूद होगा उसको आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करूं या इसको सब्स्टिट्यूट करूं? तो मैंने आपको बताया बच्चों कि आप लोगों ने देखना है कि जिस टर्म का डेरिवेटिव आप लोगों के पास क्वेश्चन में मौजूद होगा उस टर्म को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे देखें, एक्स क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 3x² होता है, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी सो दैट मैं इसका आगे जब डेरिवेटिव लूँ और वापस से क्वेश्चन में पुट करूँ तो वो 3x² एंड ये वाला 3 जो डिवाइड में 3x² आएगा वो कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको आसानी से पता चल जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसकी समझ में आ गई ना, जब टू टर्म्स गिवन होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद होगा उसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ए पार्ट पे। इंटीग्रल ऑफ 6 ई रेज़ टू पावर 6 टी गिवन है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस 6 को एक साइड पे कर दें, क्योंकि ये है कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स को हम लोग इंटीग्रल से बाहर करके लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो सब्स्टिट्यूट करूँगी 6t को, जो कि मेरे पास पावर में मौजूद है। ठीक है, ये जो इनसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम लोग पावर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है, 6t है, तो मैं लेट कर लेती हूँ यहाँ से 6t को किस चीज़ के इक्वल, किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, आपको जो वेरिएबल अच्छा लगे उसके इक्वल लेट कर लें। ठीक है, हम लोग इसको लेट कर लेते हैं v के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मतलब इसको मैंने लेट कर लिया v के इक्वल, अब हम लोग इसके आगे डेरिवेटिव लेते थे। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेते थे, डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या है, t है। तो मतलब d/dt मैंने ले लेना है लेफ्ट साइड पे भी, और d/dt हम लोग को ले लेना है राइट साइड पे भी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आएगा, 6t आएगा, और राइट साइड पे मेरे पास क्या आएगा, v आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ 6t क्या आता है, 6 इज कांस्टेंट, इसको बेशक डेरिवेटिव से पहले करके लिखते हैं ऐसे करके, एंड ये हो जाएगा dv/dt। ठीक है, 6 डेरिवेटिव ऑफ t मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, इक्वल्स टू dv/dt। ठीक है, 6 1 सर मेरे पास क्या होता है, 6 होता है, इक्वल्स टू dv/dt। ठीक है, अब मैं वापस से क्वेश्चन को देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, dt यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू dt लिख देती हूँ, यानी dt को मैं उस तरफ ले जाऊँगी, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा dt6 इक्वल्स टू dv। ठीक है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखें मेरे पास ये dt का आंसर आ गया। अब वापस से मैं क्वेश्चन में dt की जगह अब ये चीज़ लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने dt की बेसिकली वैल्यू एक तरह से निकाल ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैं वापस से जाती हूँ, मैं लिख रही हूँ इसको इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ, अच्छा 6 पीछे हम लोगों ने लिख दिया था, 6 इंटीग्रल ऑफ ई पावर में, अब मैं क्या लिखूंगी, t लिखूंगी। क्यों,
सॉरी वी लिखूंगी क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था ना, 60 को मैंने लेट कर लिया था वी के इक्वल। ठीक है, तो जिस चीज़ के इक्वल आप लोगों ने लेट कर लिया होगा उसको आप लोगों ने पावर में वो लगा देना है। ठीक है, और डी टी की जगह मैं क्या लिखूंगी, डी वी बाई 6। ठीक है, अब जो 6 है अगेन कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रल से बाहर करके लिख दूंगी एंड इंटीग्रल हम लोग अप्लाई करेंगे ई एस टू पावर वी पे डी वी। ठीक है, ये 6 कैंसिल आउट हो गए। ई पावर वी की वैल्यू आप लोग वापस से क्वेश्चन में पुट कर दें जो कि क्या है 60 है, प्लस आप लोगों को लगा देना है सी को जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। इसको हम लोग हर आंसर में लाजमी लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास इनडिफाइंड इंटीग्रल है ना। आप लोगों के पास इसी बुक की एक्सरसाइज 6.4 है, उस वो आपके पास डिफाइंड इंटीग्रल्स है, उसमें हम लोग सी को नहीं लिखते। इनडिफाइंड इंटीग्रल्स में हम लोग सी को लिखते हैं जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको बताया जो ई वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम लोग पावर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जो पावर होगी उसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट करना है, उसका फिर डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, फिर तो आप लोगों ने क्वेश्चन में देखना है जो भी चीज़ यूज़ हो रही होगी उसकी रिस्पेक्ट से आप लोगों ने उसका आंसर निकालना है। जैसे मेरे पास डी टी यूज़ हो रहा था तो मैंने डी टी इक्वल टू डी वी बाई 6 लिख दिया। ठीक है, वापस आए क्वेश्चन में, इस 60 की जगह मैंने वी लिख दिया क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था ना वी के इक्वल, और जो सा 6 था वो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर करके लिखा है। 6 कैंसिल आउट हो गए, ई वी की जगह उसकी वापस से वैल्यू पुट कर दी 60 प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रल अब हम लोगों ने साथ नहीं लिखा है। अब जब इंटीग्रल लगाते हैं तो फिर साथ प्लस सी नहीं लिखते, प्लस सी तब लिखते हैं जब इंटीग्रल का साइन हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब इंटीग्रल का साइन नहीं लिखता। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी पार्ट गिवन है इंटीग्रल ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोगों ने पावर को करना है, यानी 5x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको t के इक्वल लेट कर रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप होता था डेरिवेटिव लेते थे। डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इस वजह से डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी, डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 एंड इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, 5 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बेशक डेरिवेटिव से पहले करके लिख दे। डेरिवेटिव से वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 2x के इक्वल होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास 2x के इक्वल होता है। पावर रूल बेसिकली अप्लाई किया, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, यानी इस तरह मैं बोल रही हूँ, यानी डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। 2 5 हो जाएगा 10x एंड डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, 10x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखें मैं वापस से क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मेरे पास डी एक्स आ रहा है, तो मैं इसकी जो वैल्यू है वो डी एक्स की रिस्पेक्ट से लिख लेती हूँ। ठीक है, मतलब मैं डी एक्स को उस तरफ मूव करवा देती हूँ, ये जो टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी मैं लिख रही हूँ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 10x। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली आ गया डी एक्स का आंसर। अब मैं जब वापस से क्वेश्चन में इस 5x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t लिखूंगी तो मैं इस डी एक्स की जगह इसकी जो वैल्यू अभी मैंने निकाली है मैं वो लिखूंगी। ठीक है, ठीक है, अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स ई रेज टू पावर, अब इस 5x स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, t लिखूंगी क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था ना t के इक्वल। ठीक है, और dx की जगह मैं क्या लिखूंगी, जो इसकी वैल्यू पीछे निकाली है, यानी dt बाई 10x। ठीक है, ये वाला जो x है ये इस वाले x के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो 10 है वो कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रल से बाहर करके लिख दूंगी। ठीक है, अब ये मेरे पास आ जाएगा 1/10 और यहाँ पे मैं अब t की जो वैल्यू है वो वापस से बैक सब्स्टिट्यूट करूँगी, यानी 5x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आ जाएगा c, क्योंकि मैंने अब इंटीग्रल नहीं लगाया। ठीक है, अब मैंने उसको सॉल्व कर लिया हुआ तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, जो मेरे पास पावर थी उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मतलब डेरिवेटिव लेते हुए मेरे पास ये आंसर आ गया। फिर मैंने क्वेश्चन को देखा तो मेरे पास वहाँ पे डी एक्स यूज़ हो रहा था, तो मैं डी एक्स के रिस्पेक्ट से इसको लिखना चाह रही थी, तो डी टी बाई 10x आ गया। ठीक है, वापस से मैं क्वेश्चन में गई, वहाँ पे मैंने वापस से वैल्यूज़ पुट की, ई इसकी जगह मैंने पुट किया टी और डी एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि आ रही थी डी टी बाई 10x। ठीक है, एक्स एक्स को कैंसिल आउट किया, 10 जो था वो कॉन्स्टेंट था उसको एक बाय करके लिख दिया एक दफ़ा ही, और t की वैल्यू वापस से बैक सब्स्टिट्यूट की, प्लस c जो है वो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया।
अच्छा जी, सी पार्ट हमारे पास गिवन है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 और यहाँ पे हमारे पास है dx। तो हम लोग किसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस मेथड को भी हम लोग, इस पार्ट को भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पावर को, जो ई की पावर है, मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूँगी, यानी एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लेना किसी वेरिएबल के इक्वल, मैं इसको टी के इक्वल लेट कर रही हूँ। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 और राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मेरे पास क्या आता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। माइनस 6 जो है वो कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ आ रहा है, इस वजह से एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं, जो कि क्या है, एक्स है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 1 6 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, dt बाई dx। ठीक है, अब वापस से जब मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे dx यूज हो रहा है। ठीक है, तो dx की रिस्पेक्ट से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको, मतलब मैं इस तरह से लिख रही हूँ, dx इज इक्वल टू dt बाई 3x स्क्वायर माइनस 6। मतलब ये जो टर्म थी, ये इसको मैंने इस तरफ मूव करवा दिया और ये जो सी टर्म थी उसको उस तरफ मूव करवा दिया। इधर डिवाइड हो रही थी, उस तरफ गई मल्टीप्लाई होगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आई डिवाइड हो गई। ठीक है, अब जब मैं वापस से क्वेश्चन में ये वाली वैल्यूज़ वगैरह पुट करूँगी, मतलब इसको मैं लेट कर ऊपर लिखूँगी इसकी जगह टी, तो डी एक्स की जगह मैं ये इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, यानी मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू ई रेज़ टू पावर, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ टी। ठीक है, डॉट डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी, डी टी डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब देखें इस चीज़ में और इस चीज़ में क्या फ़र्क है, हम लोग कैसे इस चीज़ को सेम करते हुए इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 है और यहाँ पे 6 है, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यही चीज़ बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2, और मैं इनको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ, ई रेज़ टू पावर टी डॉट डी टी, और यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले रही हूँ, अंदर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और ये जो सा 3 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं एक दफ़ा ही बाहर करके लिख रही हूँ। ठीक है, आप मतलब मेरे पास पीछे से ये रह जाएगा ना, ई रेज़ टू पावर टी डॉट डी टी बाई 3 रह जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और इस 3 को मैंने एक दफ़ा ही बाहर करके लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रल से बाहर करके लिख रहे हैं। ठीक है, और पीछे मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। वापस से आप लोगों ने जो है वो टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी 1/3 ई रेज़ टू पावर टी की जगह में क्या है, इसकी वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग में जिसको मैंने लेट किया था टी के इक्वल, वो मैंने वापस से पुट कर देनी है, प्लस मेरे पास आ जाएगा सी जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने जो पावर है उसको सब्स्टिट्यूट किया, डेरिवेटिव लिया, मेरे पास ये आंसर आ गया। फिर मैंने क्वेश्चन में देखा dx था, उसको रिस्पेक्ट से मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद मैंने वापस से क्वेश्चन में dx की जगह ये वैल्यू पुट की एंड इस चीज़ को मैंने टी के इक्वल लिख दिया क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था टी के इक्वल। इसमें और इसमें मेरे पास किस चीज़ का फ़र्क था कि मेरे पास यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन ले लेती तो मेरे पास ये चीज़ें सेम बन जाती और मैं उनको कैंसिल आउट कर सकती थी, तो मैंने कर दिया ये। ठीक है, मेरे पास पीछे 3 रह गया, 3 जो था वो कांस्टेंट था, उसको मैंने इंटीग्रल से बाहर करके लिखा, टी की वैल्यू वापस से पुट की प्लस सी जो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, होप सो आपको ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, डी पार्ट गिवन है इंटीग्रल ऑफ 8 रेज़ टू पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर डॉट माइनस 6x dx। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग पावर को करेंगे, यानी मैं लेट कर रही हूँ जो पावर है मेरे पास 7 माइनस 3x स्क्वायर को किस चीज़ के इक्वल, टी के इक्वल। अब मैंने विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव ले लेना है जो कि क्या है, x है, तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3x स्क्वायर, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ले लेना है डेरिवेटिव, मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या आएगा, 0 आएगा क्योंकि 7 कांस्टेंट है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, 3 इज कांस्टेंट। आप लोग इसको इस तरह से करके लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना, यहाँ पे देखें 3 जो है वो कांस्टेंट है, उसको मैंने डेरिवेटिव से पहले करके लिख दिया क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स पे अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स को मेरे पास क्या आता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स। माइनस 3 इंटू 2x मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैं वापस से क्वेश्चन में देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है,
डी एक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या डी एक्स को यहाँ पे मूव करवाते हुए माइनस एक्स को यहाँ पे लेकर जा सकती हूँ। यहाँ भी आप लोग दूसरा ये काम करें कि माइनस एक्स को भी इसी के साथ लिखा रहने दें और माइनस सिक्स डी एक्स की जगह प्रॉपर एक डी टी लिख दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से आपको आसान लगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बात बताई है, ठीक है। तो मतलब आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब आप लोग अब पूरी इस चीज़ की जगह डी टी लिख दें। और दूसरी चीज़ आप लोग ये भी कर सकते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई माइनस एक्स इस तरफ है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इस डी एक्स की जगह क्वेश्चन में सिर्फ इस डी एक्स की जगह ये पुट कर लीजिएगा, फिर माइनस एक्स एक्स और माइनस एक्स एक्स को कैंसिल आउट कर लीजिएगा, ठीक है, जिस तरह से आपको आसान लगे, ठीक है। अब वापस से मैं क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए वैल्यूज़ पुट करती हूँ, यानी 8 इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी 7 माइनस 3 एक्स स्क्वायर की जगह टी लिखूँगी, क्योंकि मैंने उसको लेट कर लिया था टी के इक्वल डॉट माइनस 6 एक्स और डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी जो उसकी वैल्यू अभी मैंने पीछे निकाली है, यानी डी टी बाई माइनस 6 एक्स, ठीक है। तो माइनस 6 एक्स माइनस 6 एक्स कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास पीछे आ जाएगा 8 पावर इंटीग्रल ऑफ 8 टी पावर टी डॉट टी टी। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप लोगों ने पेज नंबर 144 एंड 145 पे जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं आपकी बुक के, उसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मूला है, 10th फॉर्मूला है आप लोगों के पास, कि अगर हमारे पास इस तरह से है कि इंटीग्रल ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स, तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम लोग को बता रहे हैं, वो बात आ जाएगा हमारे पास प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे मतलब लिखा, मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 में 3 के फॉर्मूलाज भी यहाँ पे यूज़ होंगे। तो डेरिवेटिव का बेसिकली इन्वर्स ही यहाँ पे ये है, इंटीग्रल है, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर 3 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ ए रेज़ टू पावर एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता था, ए रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे ए के, ठीक है। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता था, बेशक 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को यूज़ करें आप लोग, अगर इसके साथ इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, मैंने आपको बताया जो चीज़ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इंटीग्रल में हो रही होती है डिवाइड, ठीक है। जैसे पिछले ही मतलब क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था ये चीज़, क्वेश्चन नंबर 1 के जी पार्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जैसे ई रेज़ टू पावर 5 एक्स है, उसको बेसिकली आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो वो आपके पास 8 ई रेज़ टू पावर 5 एक्स डिवाइडेड बाय 5 आता है। लेकिन दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि उसका डेरिवेटिव जो है, आप जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जी पार्ट ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर 5 एक्स गिवन है, तो हम लोग उसको किस तरह से लिखते थे, मतलब जो आंसर हमारे पास आया था वो आ रहा था 8 ई पावर 5 एक्स डिवाइडेड बाई 5 आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया, अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर 5 एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ई रेज़ टू पावर 5 एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज पावर 5 एक्स, ठीक है। तो वो जो सी डेरिवेटिव ऑफ 5 एक्स है उसको हम लोग इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये वाला है कि आपको मैं बता रही हूँ कि जिस चीज़ को हम लोग डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इंटीग्रल में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दी कि जैसे डेरिवेटिव में हम लोग ई रेज़ टू पावर 5 एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं डेरिवेटिव ऑफ 5 एक्स के साथ, और इंटीग्रल में हम लोग उसी को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड आप लोग करें डेरिवेटिव ऑफ 5 एक्स, तो 5 इज कॉन्स्टेंट ना, वो तो आप लोग बाइट लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स में आपके पास 1 के इक्वल आएगा, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हम लोगों ने इस तरह से करके देखा, ठीक है। इन तरीकों इन क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को अब आप लोगों ने याद रखना है कि डेरिवेटिव में जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है इंटीग्रल में, वो आप लोगों के पास आ जाती है डिवाइड में, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स हमारे पास ए रेज़ टू पावर एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल होता था, लेकिन इंटीग्रल में हमारे पास क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही थी वो इंटीग्रल में डिवाइड में आ गई, प्लस आ गया सी, ठीक है। तो इस अब ये आप लोगों के पास है ए, ठीक है। तो ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ए रेज़ टू पावर टी डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ दिस 8 प्लस आ जाएगा सी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। क्या किया मैंने इस पार्ट में, मैंने सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट कर ली पावर को, इसका डेरिवेटिव मेरे पास ये आ रहा था, फिर मैंने आपको बताया आप लोग इन दोनों की जगह आप लोग डायरेक्ट टी भी लिख सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग उस तरह से जैसे पिछले पार्ट में हम लोगों ने किया माइनस एक्स को इस तरफ मूव करवा दें, वापस से हम लोग जब क्वेश्चन में इस डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एक्स एक्स और माइनस एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसका तो मसला खत्म हुआ। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि डेरिवेटिव में जो चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इंटीग्रल में हमारे पास डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। तो ये रूल था हमारे पास, फॉर्मूला था चैप्टर 3 का, और ये हमारे पास चैप्टर 6 का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपली, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर कर्व दैट हैज़ अ स्लोप 4x³ + 6x² एट द पॉइंट 1 एंड 0। ठीक है, जो 1 आपको गिवन है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है x का, और 0 हमारे पास है y का। ठीक है, अब ये अगेन आप लोगों के पास चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 में भी इवन स्लोप्स वाले क्वेश्चन है और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने बच्चों। अभी देखें, हमें ये स्लोप गिवन है, स्लोप 4x³ + 6x²। ठीक है, ये स्लोप हमें गिवन है। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, dy/dx हमें गिवन है यहाँ पे 4x³ + 6x²। ठीक है, इस dx को आप लोग इस तरफ मूव करवा दें। ठीक है, मतलब इंटीग्रल ऑफ dy = इंटीग्रल ऑफ 4x³ + 6x², और इस तरफ भी मेरे पास आ जाएगा dx। ठीक है, इंटीग्रल हम लोगों ने बेसिकली निकालना था, इसलिए इसको dy/dx लिखा = 4x³ + 6x²। dy इधर लिखा रहा है, जबकि dx यहाँ पे डिवाइड हो गया, उस तरफ गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dy = इंटीग्रल ऑफ 4x³ + 6x² dx। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी ये वाला जो डेरिवेटिव है ये तो इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y, क्योंकि मैंने आपको बताया डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट को, एंड यहाँ पे मेरे पास मैं इनको अलग-अलग से करके लिख सकती हूँ, यानी इंटीग्रल ऑफ 4x³ dx प्लस उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ 6x² dx। ठीक है, सम वाला फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, जो आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, समझ में आया? हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, उसके बाद सम वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे डी एंड वाई जो डेरिवेटिव है एंड इंटीग्रल है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। मेरे पास सिंपल वाई आ गया। यहाँ पे आप देखें 4 जो है वो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर करके लिख दें। इंटीग्रल ऑफ x³ dx प्लस 6 जो है वो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर करके लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग डेरिवेटिव में पावर रूल में ऐसे करते थे। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास है डेरिवेटिव ऑफ x⁻6 का मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो वो मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता था, जो 6 था वो कांस्टेंट बन जाता था। सेम वेरिएबल यूज़ करते थे, सेम पावर यूज़ करते थे, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में -1 आ जाता था। लेकिन जो हमारे पास है क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल में जो हमारे पास पावर रूल होता है उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते बल्कि ऐड करते हैं, +1 करते हैं, और जो हमारे पास पावर होती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं। ठीक है, जब सेम पावर थी उसमें हम लोगों ने +1 किया और वही सेम पावर को हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, प्लस आ जाएगा हमारे पास अब 6, यहाँ पे भी मैंने क्या लिख देना है, x⁻2 + 1, और वही सेम पावर को मैंने डिनोमिनेटर में लिख देना है। 7 आ जाएगा मेरे पास +c, जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही आंसर में एक ही +c आएगा। ठीक है, जो कि एक सिंगल इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4x⁻4 / 4 + 6x⁻3 / 3 + c। ये हो जाएगा 4 y = 4 4 कैंसिल आउट हो गया, x³ + 3 1 एंड 3 2 6 हो गया +c। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास आ गया आंसर। लेकिन इसका अभी हम लोगों ने कुछ करना है, हमें जो पॉइंट गिवन है वो उसकी वैल्यू भी हम लोगों ने पुट करनी है। ठीक है, हमें क्या पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट्स हमें x के गिवन है 1 एंड y का हमें कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 0 गिवन है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस y एंड x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सो दैट हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाए और हम लोग एक पूरी इक्वेशन बनाते हुए इसको लिख सकें। ठीक है, यानी मैं लिख सकती हूँ y की जगह 0 = x की जगह मैं लिखूँगी 1, और इसकी पावर आ जाएगी 4 + 2 x की जगह 1, और इसका आ जाएगा क्यूब + c। ये हो जाएगा 0 = 1/4, मेरे पास 1 आता है, +1 का क्यूब 1 होगा, 1 × 2 क्या होगा 2 हो जाएगा, +c। 1 + 2 मेरे पास क्या आंसर आता है, 3 आता है, +c। c इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 = c, यानी मेरे पास c का आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ये कौन सी मेरे पास मेन इक्वेशन है, इसमें क्या मैं इस c की जगह इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ जो अभी मैंने फाइंड की, जो कि आ रही थी -3, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, कर्व की इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमें स्लोप गिवन थी 4x³ + 6x², मैंने इसको लिख दिया dy/dx = 4x³ + 6x²। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उस तरफ गया मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेशन हम लोगों ने अप्लाई की और डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गए, एंड y = सम वाला फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे पावर रूल यूज़ किया, पावर रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे +c आ गया। +c आप लोगों ने तब लिखना है जब दोनों के साथ इंटीग्रल का साइन खत्म कर दें, आप लोग उसको इंटीग्रल को सॉल्व कर लें। ऐसा नहीं है कि अब एक के साथ आप लोगों ने इंटीग्रल का साइन नहीं लिखा हुआ, मतलब उसको सॉल्व कर लिया, एक के साथ है आप लोग साथ +c लगा रहे हैं, नहीं, आप लोगों ने +c तब लगाना है जब दोनों को सॉल्व कर लें, उनका इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाए, तब आप लोगों ने +c लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया उसकी इक्वेशन। फिर हमें जो पॉइंट गिवन थे
एक्स का ऑर्डिनेट हमें 1 गिवन था एंड वाई 0 गिवन था, तो हम लोगों ने इसी इक्वेशन में उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। इसी मेन इक्वेशन में हम लोगों ने सी की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। ठीक है, लिख भी दें इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जनरल कर्व की इक्वेशन थी, ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पॉइंट्स ना गिवन होते फिर तो हम लोग यहीं तक ही सॉल्व करते, पॉइंट्स गिवन थे तो उसके थ्रू हम लोगों ने सी की वैल्यू स्पेसिफिक निकालते हुए एक स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन बता दी। ठीक है, ये हमारे पास जनरल कर्व की इक्वेशन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ सर्टेन कर्व हैज अ स्लोप x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3 and 3, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक कर्व। बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व आई है ये हमारे पास जनरल कर्व की इक्वेशन आई है, यानी आप लोग लिख दें जनरल कर्व की आई है, जबकि ये जो सी हम लोगों ने इक्वेशन निकाली है ये हमारे पास स्पेसिफिक कर्व की है, पर्टिकुलर कर्व की है। ठीक है, तो जब आप लोगों के पास बच्चों स्पेसिफिक कर्व का वर्ड यूज हो रहा होगा उसका मतलब है कि आप लोगों ने सी की वैल्यू निकाल के वैल्यू लिखनी है, और अगर जनरल कर्व का बोला होगा तो फिर आप लोगों ने बस यहाँ तक ही सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें जो स्लोप गिवन है वो ये गिवन है। ठीक है, यानी मैं लिख रही हूँ स्लोप हमें गिवन है x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। डी एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाते हुए दोनों तरफ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रल का साइन लगाते हुए इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब ये जो डेरिवेटिव है इंटीग्रल का साइन एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करें हम लोग, अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है यानी सब्स्टिट्यूशन वाला, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यानी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ लेट 2x स्क्वायर माइनस 1 को किस चीज़ के इक्वल, किसी वेरिएबल के इक्वल यानी t के इक्वल मैं इसको लेट कर लेती हूँ। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करना चाह रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 किस चीज़ के इक्वल होता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। 2 जो है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर मेरे पास 2x स्क्वायर 2x के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब पावर रूल अप्लाई किया, जो पावर था वो कांस्टेंट बन गई, सेम वेरिएबल यूज़ किया, डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में 2 नंबर कम आ जाएगा जो कि 1 है। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट, 1 इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4x माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, dt बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, मैं x को भी तो यहाँ पे कर सकती थी, मतलब x को तो सिंपली t के इक्वल लेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट हम लोग उसी टर्म को करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद होता है। अब 2x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जो हम लोग ने निकाल लिया 4x। ठीक है, तो हम लोग x एंड x देखें आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, 4 तो जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग एक साइड पे कर देंगे। ठीक है, उसका इतना मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखती हूँ वापस, इधर तो मेरे पास dx यूज़ हो रहा है, तो मैं dx की रिस्पेक्ट से इसको लिख देती हूँ, मतलब dt बाई 4x मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं वापस से क्वेश्चन में इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करूँगी। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, t लिखूंगी, क्योंकि मैंने इसको लेट कर लिया था t के इक्वल, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर डॉट डी की जगह मैं क्या लिखूंगी, d बाई 4x। ठीक है, x कैंसिल आउट हो गया, जो 4 है वो तो कांस्टेंट है, उसको मैं इंटीग्रल से बाहर करके लिख रही हूँ, इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर डॉट dt। अब अगेन हम लोगों ने इंटीग्रल के अंदर देखे टी स्क्वायर है, मतलब पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं। पावर रूल में हमारे पास क्या आता है, 2 के साथ हम लोगों ने +1 कर देना और वही सेम पावर को हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है, साथ आ जाएगा +c, क्योंकि हम लोगों ने अब इंटीग्रल के साइन को खत्म कर दिया। 1/4 इंटू टी पावर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। वाई इक्वल्स टू 1 इंटू टी क्यूब क्या आ जाएगा, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 क्या आता है, 12 आता है, प्लस सी। टी की वैल्यू वापस से बैक सब्स्टिट्यूट करें, टी की वैल्यू क्या आती, 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसका आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस आ जाएगा सी। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब आगे क्या करना है, ये बेसिकली मेरे पास अब आ गई जनरल कर्व की इक्वेशन। मुझे क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन निकाले, तो वो हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, जो हमें इन्होंने क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं, यानी 3 एंड 3, x की वैल्यू भी 3 एंड y की वैल्यू भी 3 है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जहाँ पे x आएगा उसकी जगह 3 पुट करती हूँ, एंड जहाँ पे y आएगा उसकी जगह 3 पुट करती हूँ। मेरे पास इस तरह से c की वैल्यू आ जाएगी। वापस से इधर इस वाली सेम इक्वेशन में मैं c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी, मेरे पास एक स्पेसिफिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है,
वाई इक्वल्स टू सॉरी चले नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 3 = 2, एक्स की जगह 3 आ जाएगा स्क्वायर -1 और इसका आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट किया सी 3 सॉरी 3 = 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है -1 और इसका आ जाएगा होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। 3 = 9 इंटू 2 क्या आता है 18 आता है, 18 -1 क्या आ जाएगा 17 और इसका आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। 3 = 17 का क्यूब 4913 डिवाइडेड बाई 12, 4913 डिवाइडेड बाई 12 आता है हमारे पास 409.41 प्लस सी। यहाँ पे ये प्लस है हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा सी इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करें 3 - 409.141, मेरे पास आंसर आता है -406.41, ठीक है। ये मेरे पास आ गई सी की वैल्यू। अब स्पेसिफिक कर्व के लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो उनसे मेरे पास जनरल कर्व, ये मेरे पास जनरल कर्व की इक्वेशन आई थी ना, इसी में मैंने सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस तरह से मेरे पास एक स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। प्लस सी की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगी यानी -406.41, यानी मैं लिख सकती हूँ y = 2x³ -1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस माइनस -406.41, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास है स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन, ठीक है। ठीक हो गया, होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक कर्व की स्लोप दी हुई थी x × 2x² -1 होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा इसको स्लोप इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स से डिवाइड हो रहा था, दूसरा गया मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रल के साइन दोनों तरफ अप्लाई की, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल जो है वो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। y = इंटीग्रल ऑफ x × 2x² -1 होल स्क्वायर dx रह गया। अब यहाँ पे पिछला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम लोगों ने 2x² -1 को सब्स्टिट्यूट किया। अब मैंने आपको बताया था कि किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद होगा। इसका आंसर तो वैसे 4x आता है, लेकिन 4 कांस्टेंट है, उसका हम लोग कुछ कर लेंगे, एक्स एंड एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास इसका आंसर आ रहा था 4x। तो विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने इसको लिखा dx = dt/4x, ठीक है। वापस से dx की जगह मैंने dt/4x लिखा एंड इसको तो मैंने t की इक्वलेट कर लिया, तो उसको मैंने t लिख दिया, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। पावर रूल यहाँ पे अप्लाई किया, इसके साथ आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि हम लोगों ने अब इंटीग्रल के साइन को खत्म करते हुए प्लस सी लगाया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टी की वैल्यू वापस से बैक सब्स्टिट्यूट की। ये हमारे पास आ रही थी जनरल कर्व की इक्वेशन। उन्होंने हमें बोला था कि स्पेसिफिक कर्व की इक्वेशन निकालें, तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे दो, 3 एक्स की वैल्यू 3 दी थी एंड वाई की वैल्यू भी 3, वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पुट की, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू एंड वाई की जगह वाई की वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास करते करते सी की वैल्यू आ गई -406.41। स्पेसिफिक कर्व के लिए हम लोगों ने ये जो सी जनरल कर्व की इक्वेशन आई है उसमें सी की जगह सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक कर्व ये आ गई, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारे पास है, इफ द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अ बायोकेमिकल कंपाउंड इज गिवन बाय f dash of t equals to 0.01 e raised to power minus 0.01 t, then a part given है, find in expression f of t the total amount excreted by time t in minutes. b part है, if f of 0 equals to 0 units are excreted at time t equals to 0, how many units are excreted in time 10 times, ठीक है। तो हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, f dash of t। एफ डैश ऑफ टी का मतलब क्या है कि हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग एफ डैश ऑफ टी से भी, एफ डैश ऑफ जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है वो उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, एफ डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव को एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एफ डैश ऑफ टी गिवन है, वो बोल रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी। अब एफ डैश ऑफ टी से हम लोग एफ ऑफ टी कैसे फाइंड कर पाएंगे, हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे, यानी इंटीग्रल लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल अप्लाई करेंगे, टी, यानी डी टी, वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है ना, इस वजह से डी टी। अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ टी, मतलब यहाँ पे सेकंड मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है तक इसको मैंने सॉल्व किया है, तो एक तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया इंटीग्रल के साथ, और एक पीछे मेरे पास एफ ऑफ टी रह गया, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे 0.01 है, इसको इंटीग्रल से बाहर करके लिख दें, इंटीग्रेशन हम लोग सिर्फ अप्लाई करेंगे वेरिएबल पे जो कि है हमारे पास e पावर -0.01 पावर टी, ठीक है, डी टी आ गया। अब देखें यहाँ पे दो तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था उस तरह से भी कर सकते हैं कि पावर को आप लोग किसी भी वेरिएबल के इक्वलेट करें, उसको उसका डेरिवेटिव लें, उसको सॉल्व करें। और दूसरा तरीका मैंने आपको वो क्या बताया था कि आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है जो कि आपके बुक के पेज नंबर 145 पे गिवन है कि जैसे डेरिवेटिव अगर हम लोग लेना चाहें ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स के। तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इंटीग्रेशन में क्या हो रही होती है, डिवाइड हो रही होती है। यानी मेरे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन वो और बात है कि हम लोग यहाँ पे x नहीं यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब x की जगह आप लोग क्या यूज़ करेंगे, -0.01t डिवाइडेड बाई डी ऑफ डी टी यूज़ करेंगे, क्योंकि वेरिएबल जो है मेरे पास t यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 0.01t, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 0.01t आएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, मैं आपको बता रही हूँ कि डेरिवेटिव में जो चीज़ मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही होती है, इंटीग्रल में वो चीज़ मेरे पास क्या होगी, ऐसे करके डिवाइड होगी, ठीक है। डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, प्लस साथ सी भी आएगा जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0.01, इसको मैं लिख सकती हूँ ई रेज़ टू पावर -0.01t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 0.01t क्या आएगा, डेरिवेटिव से वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे। ये जो सा 0.01 है ये कांस्टेंट है, ये साथ एज इट इज आएगा। डेरिवेटिव ऑफ t मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस c। ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0.01 डॉट ई रेज़ टू पावर -0.01t डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू टी क्या हो जाएगा 0.01। 0.01 कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास एफ ऑफ टी का आंसर क्या आ गया, ई रेज़ टू पावर -0.01t, ठीक है, प्लस सी। ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ टी का आंसर, ठीक है, ठीक है। ए पार्ट यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं बी पार्ट पे। वो बोल रहे हैं कि इफ एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब अगर मैं इस टी की जगह पुट करूँ 0, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है ना, देखिए मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ टी यूज़ हो रहा है, तो टी की जगह अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 0 और वो हो भी 0 के इक्वल, तो फिर मेरे पास बताएं कि एट अ टाइम टी इक्वल्स टू 0 मेरे पास क्या आएगा, और हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सीडेड इन 10 मिनट्स, ये भी हम लोगों ने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एफ ऑफ टी की जगह क्या पुट कर देना है, यहाँ पे 0 पुट कर देना है इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि जो आगे भी मेरे पास जहाँ जहाँ पे टी आएगा उसकी जगह मैंने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, क्योंकि इस वाले टी की जगह मैंने 0 पुट कर दिया ना, प्लस सी। अब ये पूरा जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, उन्होंने बताया दिया कि हमें एफ ऑफ 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसकी जगह मैं 0 लिख सकती हूँ इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर -0.01 इंटू 0 मेरे पास क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 0 कर देंगे। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस सी। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 0 मेरे पास 1 आ जाएगा प्लस सी। 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू सी। यानी सी का आंसर मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे साथ नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि देखें यहाँ पे जो ऊपर देखें हम लोगों ने, हमारे पास जो पावर थी वो -0.01 थी, तो डेरिवेटिव जब नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको प्लीज़ ठीक कर लें। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव में जो भी साइन आएगा वो हम लोग लिखेंगे। मुझे नेगेटिव साइन यहाँ पे दिखा नहीं था, इस वजह से मैंने नीचे नहीं लिखा था। तो नेगेटिव साइन जो है वो डिनोमिनेटर में भी आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ -0.01 टी लेंगे, ठीक है। तो -0.01 तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो जब ये टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी तो नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा नॉमिनेटर में, यानी ये नेगेटिव साइन चलता जाएगा इसके साथ। तो ई रेज़ टू पावर 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, -1 के इक्वल। मतलब ई रेज़ टू पावर 1 मेरे पास 1 के इक्वल होगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन इसके साथ वाला तो -1 है। दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास +1 हो जाएगा। सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, +1 आई है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ, जो बोल रहे हैं कि 10 मिनट्स में अब हम लोगों ने बताना है। यानी अब हम लोगों ने टी की जगह क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। यानी अब मैं ये जो सा सी है इसकी जगह मैं ये 1 पुट कर सकती हूँ ना। मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस ई रेज़ टू पावर -0.01 टी प्लस ये वाला 1 लिख दूँ, ठीक है। मतलब ये मेरे पास आ गया, ये मेरी इक्वेशन। यानी सी की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, जो कि आ रही है 1, वो मैंने वापस से 1 इसमें पुट कर दिया मेरी इक्वेशन में। अब जो मैं टी इक्वल्स टू 10 पुट करूँगी वो इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगी, ठीक है। सी समेत, सी की वैल्यू समेत, यानी एफ ऑफ टी की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 10 इक्वल्स टू माइनस ई रेज़ टू पावर -0.01 टी की जगह मैं 10 पुट करूँगी, प्लस आ जाएगा 1 जो कि सी की वैल्यू है, ठीक है। माइनस ई रेज़ टू पावर -0.01 इंटू 10 क्या आता है, -0.1 आता है, +1। एफ ऑफ 10 इक्वल्स टू माइनस ई रेज़ टू पावर -0.1 क्या आता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करें इसको, तो ये हमारे पास आता है 0.904। ये नेगेटिव वाला साइन पहले वाला, +1 माइनस 0.904 +1 क्या आंसर आता है 0.0951, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, हमें इन्होंने मेन फंक्शन दिया हुआ था एफ डैश ऑफ टी इक्वल्स टू 0.01 इंटू ई रेज़ टू पावर -0.01 टी।
बोल रहे थे ए पार्ट के हमें एफ ऑफ टी के एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ले लेंगे ना, ताकि वो जो सा एफ डैश ऑफ टी है एक उसके साथ कैंसिल आउट हो जाए, इंटीग्रल के साथ हमारे पास एफ ऑफ टी आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया 0.01 जो है वो कांस्टेंट था, इसको हम लोगों ने इंटीग्रल से बाहर करके लिख दिया। यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पावर को सब्स्टिट्यूट करें और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। और दूसरी ये बात कि मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव में जो चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती है, इंटीग्रल में वो हमारे पास डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इंटीग्रल में वो हमारे पास डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैंने दूसरे तरीके से अप्लाई किया, मतलब डेरिवेटिव मैंने डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस साइन साथ आएगा, माइनस 0.01 टी आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन को बड़ा सा थोड़ा सा करके लिखें ताकि आपको नजर आए, मिस्टेक ना हो जाए पेपर में, ठीक है, क्योंकि आंसर फिर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो 0.01 एंड 0.01 को कैंसिल आउट कर दिया, नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं। उन्होंने बोला कि एफ ऑफ जीरो मेरे पास अगर जीरो है, तो मतलब इसका क्या है कि मेरे पास मैं टी की जगह क्या पुट करूंगी, सबसे पहले जीरो, उसका मतलब है आगे जहाँ मेरे पास टी आएगा उसकी जगह मैं जीरो पुट करूंगी, और वो भी चीज़ भी मेरे पास जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सी की वैल्यू निकाली जो कि आ रही थी 1, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था उसी से आगे बोल रहे हैं कि टी अगर हम लोग टाइम जो है वो 10 मिनट्स पुट करते हैं, तो मेरे पास टी की जगह मतलब 10 पुट करूंगी, उसके साथ मेरे पास ये आंसर आ रहा है। सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि आ रही थी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम 10 के साथ ये आंसर आ रहा है, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फॉर एन एवरेज पर्सन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट डब्ल्यू इन पाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू हाइट एच इन इंचेस इज अप्रॉक्सीमेटली बाय डी डब्ल्यू बाई डी एच इक्वल्स टू 0.0015 एच स्क्वायर। दो पार्ट्स गिवन है, ए पार्ट है फाइंड डब्ल्यू ऑफ एच इफ द हाइट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू 108 पाउंड्स इन रिस्पॉन्स ऑफ हाइट एच इक्वल्स टू 60 इंचेस, और बी पार्ट आगे हमें गिवन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जो हमें फंक्शन गिवन है वो है डी डब्ल्यू बाई डी एच इक्वल्स टू 0.0015 एच स्क्वायर। डी एच है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रल दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो इनका डेरिवेटिव है इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एच डब्ल्यू इक्वल्स टू 0.0015 को इंटीग्रल से बाहर करके लिखेंगे, इंटीग्रल से वेरिएबल पे अप्लाई होगा डी एच। डब्ल्यू इक्वल्स टू 0.0015, इंटीग्रल ऑफ एच स्क्वायर क्या आएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे। इसमें पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है उसमें हमारे पास आ जाएगा +1 साइन, और वही सेम पावर को हम लोग डिनोमिनेटर में करके लिखेंगे, ठीक है। प्लस आ जाएगा सी, डब्ल्यू इक्वल्स टू 0.0015 एच का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा प्लस सी। 0 पॉइंट हम मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.0015 डिवाइडेड बाय 3 एच क्यूब प्लस 3, इनको डिवाइड करें क्या आंसर आता है हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻4 एच क्यूब प्लस सी, ये हमारे पास आ रहा है इसका आंसर डब्ल्यू का, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो वो बोल रहे हैं हमें कि फाइंड डब्ल्यू ऑफ एच इफ़ द हाइट इज़ डब्ल्यू इक्वल्स टू सॉरी वेट इज़ डब्ल्यू इक्वल्स टू 108 पाउंड्स, ठीक है। इन रिस्पॉन्स ऑफ हाइट अब हमें गिवन है 60, वेट गिवन है 108 और हाइट गिवन है 60, ठीक है। तो हम लोग इनकी जगह पुट कर सकते हैं, वेट की जगह मैं पुट कर रही हूँ 108 इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻4, हाइट की जगह मैं पुट कर रही हूँ 60 क्यूब प्लस सी। 108 इज इक्वल्स टू 60 का क्यूब क्या आता है, 60 क्यूब इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू आंसर निकालें। 60 का क्यूब हमारे पास आता है 216,000 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, हमारे पास आता है 108 प्लस सी। 108 प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 माइनस 108 जीरो आ जाएगा। सी के आंसर हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अब आते हैं बी पार्ट में। ए पार्ट यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ तक हम लोगों ने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में वो हमें बोल रहे हैं कि अब हमारे पास फाइंड द वेट डब्ल्यू ऑफ अ पर्सन हु इज़ 5 फीट एंड 10 इंचेस टॉल। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास हाइट गिवन है 5 फीट एंड 10 इंचेस हमारे पास हाइट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, अब क्वेश्चन में इन्होंने हमें हाइट बोली हुई है इंचेस में, तो आप लोग इस फीट को कन्वर्ट कर लें इंचेस में। तो इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई 12 करेंगे इंटू ये वाला 10। तो 5 इंटू 12 क्या आएगा, 60 आएगा। 60 इंटू 10 मेरे पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 70 इंचेस अब मेरे पास हाइट बन गई है, ठीक है। 5 फीट 10 इंचेस मेरे पास पर्सन की हाइट थी, उसको मैंने इंचेस में कन्वर्ट किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ इंटू 10, तो मेरे पास कितनी इंचेस बन गए, टोटल 70 इंचेस बन गया। अब मैंने 70 इंचेस को कहाँ पे पुट करना है, ये जो सा मेरे पास आंसर आया ना, ये वाला जो मैंने इक्वेशन निकाली डब्ल्यू इक्वल्स टू दिस, इसमें मैंने एच की जगह पुट करना, और सी की तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ डब्ल्यू इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻4, हाइट की जगह मैं 70 क्यूब प्लस सी की जगह मैं क्या पुट करूँगी, उसकी वैल्यू जो पीछे निकाली है 0। डब्ल्यू इक्वल्स टू 70 का क्यूब क्या आंसर आता है, 70 का क्यूब मेरे पास होता है
3000 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4। मेरे पास W यानी वेट मेरे पास क्या आता है 171.5 पाउंड। साथ यूनिट आप लोगों ने लगाना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा यानी पाउंड्स। ठीक है, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, मुझे एक फंक्शन गिवन था, मेरे एच यहाँ पे डिवाइड हुआ था, दूसरा गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गए। W इक्वल्स टू, मैंने मजीद आगे सॉल्व करते हुए यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हुए मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर जो इन्होंने ए पार्ट में हमें डेटा गिवन दिया हुआ था, वो वेट गिवन था हमें 108 पाउंड्स एंड हाइट गिवन थी 60 इंचेस। इसी में पुट करते हुए हमारे पास सी का आंसर आ गया जो कि आ रहा था 0। फिर बी पार्ट में उन्होंने बोला कि हमें हाइट गिवन है पर्सन की, वो है 5 इंचेस, 5 फीट 10 इंचेस। ठीक है, तो वो हम लोगों ने उसको इंचेस में कन्वर्ट करते हुए हमारे पास 70 इंचेस आंसर आ गया। 70 को हम लोगों ने कहाँ पे पुट किया, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हुए हम लोगों ने उस पर्सन का वेट फाइंड किया जो कि आ रहा था 171.5 पाउंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमारे पास है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एन ऑफ टी ऑफ अ नियरली incorporated city t years after incorporation is estimated to be dn divided by dt equals to 400 plus 600 square root t। और यहाँ पे हमें जो t की वैल्यू गिवन है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 या फिर लेस देन और इक्वल्स टू 9 गिवन है। इफ द पॉपुलेशन वाज 5000 एट द टाइम इनकॉर्पोरेशन, फाइंड द पॉपुलेशन 9 years लेटर। मतलब मेरे पास जो गिवन है डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू 400 प्लस 600 स्क्वायर रूट टी गिवन है। तो मेरे पास जो डी टी इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल के साइन को लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी। ठीक है, अब मैं सब पे अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई मतलब इंटीग्रल अप्लाई कर रही हूँ, इस पे भी अलग से और इस पे भी अलग से इंटीग्रल अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सम वाला बेसिकली फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सम रूल यूज़ कर रही हूँ। अब 400 जो है वो कांस्टेंट है, उसको मैं डेरिवेटिव इंटीग्रल से बाहर करके लिख रही हूँ, अंदर मेरे पास सिर्फ टी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस 600 को इंटीग्रल से बाहर करके लिख रही हूँ, अंदर मेरे पास स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू मुझे पता क्या होती है, 1/2 होती है, तो इस स्क्वायर रूट की जगह मैं 1/2 लिख सकती हूँ, अंदर आ जाएगा डी टी, मतलब एन इक्वल्स टू 400। अब इंटीग्रल ऑफ 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 0, मतलब किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, प्लस 600 और यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई कर रही हूँ यानी टी पावर, या फिर नेक्स्ट स्टेप में ही इकट्ठे अप्लाई कर देंगे और फिर साथ ही एक ही दफ़ा सी को लिख देंगे। यानी अब मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करूँगी, मतलब कैसे पावर रूल कैसे अप्लाई करूँगी, 0 + 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 + 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप लोग के पास आए इंटीग्रल ऑफ 1 तो उसकी जगह डायरेक्ट 1x और लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 1 मेरे पास x के इक्वल होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, आप लोग x पावर 0 लिखते हैं, या सॉरी x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पे अब t वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इस वजह से हम लोग t लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे x यूज़ हो रहा होता फिर हम लोग x लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने लिखा 1, उसको मैंने डायरेक्ट टी के इक्वल लिख दिया। कैसे लिखा मैंने आपको बता रही हूँ, टी पावर 0 लिखेंगे, किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे फिर मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया, प्लस 600 यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करूँगी, 1/2 प्लस 1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास सेम वही पावर आ जाएगी। प्लस अब मैं एक दफ़ा सी लिख रही हूँ, एन इक्वल्स टू 400, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टी पावर 0 + 1, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे 0 + 1 1 हो जाएगा, प्लस 600 टी पावर 1/2 प्लस 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 3/2 के इक्वल आता है, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 मेरे पास 3/2 के इक्वल आएगा, प्लस सी। अच्छा, अब ये हो जाएगा 400 टी प्लस 3/2, 600 डिवाइडेड बाय 3/2 मेरे पास क्या आएगा, वही रूल अप्लाई करेंगे। जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है, जो चीज़ ऊपर होती है नीचे चली जाती है। 2 मल्टीप्लाई होगा 600 के साथ, मेरे पास 1200 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 टी पावर 3/2 प्लस सी। ये हो जाएगा एन इक्वल्स टू 400 टी प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 3, 400 टी पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे क्या करें हम लोग, ये बेसिकली हमारे पास आ गई है वो जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना था, इंटीग्रेशन वगैरह अप्लाई करते हुए हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे बच्चों इन्होंने क्या बोला कि इफ़ द पॉपुलेशन वाज 5000 एट द टाइम इन कॉर्पोरेशन, यानी जो सा 5000 है ये हमें क्या गिवन है, ये बेसिकली हमें सी गिवन है। ठीक है, मतलब सी की वैल्यू इस दफ़ा हमें क्वेश्चन में गिवन है, बोल रहे हैं कि इफ़ द पॉपुलेशन वाज 5000 एट द रेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो सी की जगह हम लोग 5000 पुट करेंगे और फिर हमें 9 ईयर्स का बताना है, यानी टी हम लोग क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। यानी एन इक्वल्स टू 400 टी प्लस 400 टी पावर 3/2 प्लस सी की जगह मैं 5000 पुट करूँगी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हमें बताना है आफ्टर 9 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी हुई, यानी टाइम हो गया मेरे पास अब 9 ईयर्स का। 400 टी की जगह 9 पुट करूँगी, 400 टी की जगह 9 पावर आ जाएगी 3/2 प्लस 5000। ठीक है, एन इक्वल्स टू 400 इंटू 9 30, 600 प्लस
9 पावर 3/2 मेरे पास 27 आता है, एंड 27 इंटू 400 मेरे पास 10800 आता है प्लस 5000। ठीक है, डायरेक्ट सबको सॉल्व करें, सबको ऐड करें, हमारे पास आंसर क्या आता है 19400। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है आफ्टर 9 ईयर। दोबारा से समझ लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन था dn/dt इधर डिवाइड होता है, दूसरा गया मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ अप्लाई किया, इस तरफ तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे अलग अलग से दोनों पे अप्लाई किया इंटीग्रेशन, फिर 400 को एक कांस्टेंट था बाहर किया, इंटीग्रल ऑफ 1 हमेशा आप लोगों ने लिख देना है x के इक्वल, ये जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा उसके इक्वल, यहाँ पे d ऑफ t है तो उसके रिस्पेक्ट से आप लोगों ने t लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पावर रूल अप्लाई करते हुए मतलब बता दिया, आप लोगों को समझा भी दिया कि कैसे ये t के इक्वल आता है, तो मतलब t ऑफ 0 मेरे पास 1 के ही इक्वल आएगा, t पावर 0 मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 तो 1 के इक्वल आएगा। पावर रूल अप्लाई किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई किया, इकट्ठे पावर रूल अप्लाई किया, इंटीग्रल साइन को इकट्ठे खत्म किया, साथ ही अगर मैंने एक दफ़ा ही प्लस c लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से मेरे पास ये आंसर आ गया। फिर उन्होंने क्वेश्चन में हमें सी बताया हुआ था जो कि 5000 था, वो बोल रहे थे कि अब हमें पॉपुलेशन बताएं आफ्टर टी इक्वल्स टू 9 ईयर्स, मतलब 9 साल बाद आप बताएं पॉपुलेशन, तो वो हम लोगों ने सिंपली डी की जगह 9 पुट किया और ये हमारे पास उसकी पॉपुलेशन आ गई। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपकी तक टाइमली पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।